हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि आप लोगों का हाई स्कूल का 1 मार्च को पेपर है, इंग्लिश का 1 मार्च को पेपर है। तो इसके लिए हमने सोचा कि आप लोगों का एक रिवीजन बैच चला दिया जाए, जो आपके कई क्लास में मतलब 2, 4, 5 क्लास में ले करके मैं आप लोगों का पूरा इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन धीरे-धीरे करके एक-एक टॉपिक का करवा दूँ। तो चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों का जो है टेंस का रिवीजन करवाएँगे और टेंस में समझेंगे, क्योंकि हमने देखा था टेंस के विषय में हमने मतलब ज़्यादा क्लास मैंने नहीं लिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले टेंस का ही रिवीजन करवा देते हैं। तो चलिए हम टेंस के बारे में आज फिर से जानेंगे। तो टेंस देखते हैं। टेंस इसका मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। इसे समय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समय भी कहते हैं। अब ये टेंस होता है, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है बेटा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और तीसरा होता है आपका बेटा फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। इसे कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसे बेटा कहते हैं भूतकाल। कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल। और इसे कहते हैं बेटा भविष्यकाल। क्या कहते हैं? भविष्यकाल। भविष्यकाल। तो ये आपके जो टेंस है, अब टेंस क्या होता है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी काल क्रिया का एक रूप होता है। और ये जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं के 3 रूप होते हैं। इन्हीं तीनों रूपों के आधार पर जो काल होते हैं 3 भागों में बांटा गया है इन कालों को। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। अब ये जो तीनों टेंस होते हैं, इन तीनों टेंसेस के 4 उपभेद होते हैं। पहला क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट होता है। पहला होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी होता है। पहला क्या होता है? इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से जो भविष्य काल होता है, इसके भी 3-4 होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फिर क्या होता है? टेंस। ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिए सभी लोग। आप लोग भी बैठ जाइए। बैठ जाइए आप लोग। बैठ जाइए। रिजवान भाई आप भी बैठ जाइए। तो ये बेटा क्या है? टेंस क्या होता है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी काल क्रिया का एक रूप होता है। क्या होता है? काल क्रिया का एक रूप होता है। क्रिया को हम देख करके पता लगा सकते हैं, क्रिया के रूप को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि किस टेंस में कौन सी क्रिया हुई है, किस काल में कौन सी क्रिया हुई है। अब ये जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के रूपों के आधार पर जो काल होते हैं, कालों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा क्या होता है बेटा? फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होता है, इस प्रेजेंट टेंस के 4 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके 4 उपभेद होते हैं। पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी होता है। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस का होता है। पहला होता है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
बेटा होता क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, ये बात सही है, लेकिन हम इसके अगर रूल्स रेगुलेशन को अच्छी तरह से गहन रूप में जब हम पढ़ेंगे तब हमको आसान लगेगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोगों का एग्जाम आता है तो हम हड़बड़ी में पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके पहले तो हम साल भर पढ़ने का ही नहीं प्रयास, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको आप बहुत ही रुचि से जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों का ये आप जानिए कि आप लोगों का 7 से 8 नंबर का आपका ट्रांसलेशन आता है, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो। अगर ये आप पढ़े रहेंगे ये टेंस, तो समझ लीजिए आपका ट्रांसलेशन बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो ये समझ गए ना, इसको नोट कर लीजिए, नोट किया करो आप सब लोग भी। आगे देखते हैं। अब हम एक एक करके सारे टेंसेस के रूल्स के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। अब सबसे पहले उठाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। क्या कहते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल। अब बेटा इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान हम जान सकते हैं, अगर हम पहचान की बात करें तो इसकी पहचान ये होती है कि इसमें क्या होता है, वाक्यों के अंत में इस टेंस या इस काल के वाक्यों के, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ती हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। अब जैसे यही देख लीजिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया, उदाहरण हमने लिखा, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिखा, जैसे सोहन घर जाता है, सोहन घर जाता है, घर जाता है, सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, हमने इसका पहचान क्या लिखवाया कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में जो काल होता है, इसके अंत में यही चीज पाया जाता है। अगर अनुवाद की बात की जाए, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद की बात की जाए, तो इसमें क्या होता है कि इस टेंस के वाक्यों या इस काल के वाक्यों के अंत में ता है या तो आएगा, या तो ती है आएगा, या तो ता हूं आएगा, या तो ती हूं आएगा, या तो ते हैं आएगा, या तो ती हैं आएगा, इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल देख लीजिए, सोहन घर जाता है, देखिए ता है आया है, सीता खाना पकाती है, देखिए ती है आया है, बच्चे स्कूल जाते हैं, देखिए ते है आया है, हम खाना खाते हैं, देखिए ते है आया है। तो ऐसे वाक्य, ऐसे टेंस, ऐसा वाक्य इस जिसके अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं या ती हैं आदि शब्द निकल करके आए, उसे तुरंत समझ जाइए ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। जैसे ही देख लीजिए, सोहन घर जाता है, देखिए सोहन आ गया, सोहन घर जाता है, देखिए ता है आ गया, सीता खाना पकाती है, देखिए ती है आ गया, बच्चे स्कूल जाते हैं, देखिए ते है आ गया, हम खाना खाते हैं, देखिए ते है आ गया। तो ऐसा टेंस जिसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, या ते हैं या ती हैं आदि शब्द आते हैं, उसे तुरंत समझ जाइए कौन सा टेंस हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। नोट कर लीजिए जल्दी से।
अब इसके अगर हम अनुवाद की बात करते हैं, कैसे हम अनुवाद करेंगे, मान लीजिए कोई आ जाए, ऐसा वाक्य आ जाए तो हम अनुवाद कैसे करते हैं। तो पहला नंबर ये जान लीजिए कि टेंस के अकॉर्डिंग मुख्यतः 3 प्रकार के वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। पहला कौन सा होगा, अगर अनुवाद के नियम की बात करें, अनुवाद के नियम की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के वाक्यों का इसके अंतर्गत अनुवाद करते हैं। पहला हम बनाते हैं कौन सा टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका अनुवाद हम कैसे करते हैं, तो इसका अनुवाद करने के लिए अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, एमबी फर्स्ट लिखते हैं। फिर क्या लगाते हैं, या तो यस लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। फिर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ये पहला हो जाता है। दूसरा रूल की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे रूल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। अब ये होता क्यों है, कहाँ हम यस लगाते हैं, कहाँ ईएस लगाते हैं। तो देखिए, जब ही सी इट, मान लीजिए ही सी इट, या कोई सिंगुलर नंबर का नाउन आ जाए, एक वचन थर्ड पर्सन करता आ जाए, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, उसके अंतर्गत हम क्या लगाते हैं, क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं। और अगर आई, वी, यू या फिर दे आ जाए, तब हम क्या करते हैं, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें ऐसे यस नहीं लगाते हैं। ये रूल किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। ये बात याद रखिएगा, किसका रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है। अब देखिए क्या हो जाएगा, सीता, सीता, और क्या होगा, ईट्स, सीता ईट्स, और फिर क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ लिख देते कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखिए आई आया है, आई मीन्स मैं होता है, तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, आई गो टू कहाँ, स्कूल। नोट करिए जल्दी से इसको। आप लोग भी बैठ जाइए, फिरोज बैठ जाओ। आइए हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे, निगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का जब अनुवाद करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद या तो हम डू नॉट लगाते हैं या फिर हम क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। फिर क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये डू नॉट डज नॉट कहाँ लगता है, तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डज नॉट। ठीक, और आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और दे के साथ, दे के साथ, या फिर हम बहुवचन कर्ता के साथ, किसका, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू नॉट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम जरूर लगाएंगे, याद रखिएगा। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बात याद रखिएगा, नोट करिए जल्दी से। जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसका क्या होगा, द चिल्ड्रेन डू नॉट, द चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू, क्या हो जाएगा, स्कूल। अगर बाय द वे यहाँ मैं एक सेंटेंस और लिख देता कि
मोहन स्कूल नहीं जाता है। मोहन स्कूल, मोहन स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो क्या हो जाता? मोहन डज नॉट गो टू, और क्या हो जाता है? स्कूल। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। नोट करिए जल्दी से। चौहान जी आप भी बैठ जाइए, कॉपी खोल करके बैठिए, कम से कम नोट करते रहिए अच्छी तरह से। आइए आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बेटा, कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। कौन सा? दो प्रकार का। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। प्रश्नवाचक वाक्य से कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है यस नो टाइप। क्या होता है? यस नो टाइप, यस नो टाइप। और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। कौन सा होता है? डब्ल्यू एच टाइप। अब याद रखिए, ऐसा बच्चा जो ये वाक्यों का प्रकार बढ़िया से नहीं पढ़ा है, वो टेंस का अनुवाद नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो जो यस नो टाइप्स होता है वो हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और जो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होता है, ये अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है और हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू में लिखा जाएगा उसका हिंदी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। किस में आएगा? बीच में आएगा। तो जब यस नो टाइप्स क्वेश्चन सेंटेंस का अनुवाद करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब माने कौन सा? हेल्पिंग वर्ब या तो डू लिखेंगे या तो डज लिखेंगे। अब वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब फर्स्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। और जो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले आई डब्ल्यू लिखेंगे। आई डब्ल्यू मींस इंट्रोगेटिव वर्ड जो बीच में आया हुआ रहता है। फिर क्या लिखेंगे? डू या डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डू या डज लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब फर्स्ट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया? अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल देकर के बता रहा हूं। मान लीजिए मैं लिख दिया क्या मोहन किताब पढ़ता है? क्या मोहन किताब पढ़ता है? पढ़ता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या फिर दूसरा लिख दिया कि मोहन क्यों किताब पढ़ता है? मोहन क्यों किताब पढ़ता है? मान लीजिए यही दो सेंटेंस है। अब देखिए हिंदी में क्या शब्द से शुरू है, इसका मतलब यस नो टाइप्स है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन एक वचन है, डज लगाएंगे। तो डज मोहन रीड, और क्या हो जाएगा? डब्बू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा आपकी क्यों बीच में आए, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो व्हाई डज मोहन, और क्या हो जाएगा? रीड, और क्या होगा? डब्बू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नोट करिए जल्दी से। ये तो हुआ आपका भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस।
अब ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है बेटा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अब इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो इसे कहते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। क्या कहते हैं? वर्तमान अपूर्ण काल, वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। अब इसमें पहचान इसकी क्या होती है? पहचान की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हिंदी में वाक्यों के अंत में क्या आता है? इस काल के वाक्यों के अंत में क्या आता बेटा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रही हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिख दिया, जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक। सीता खाना पका रही है, सीता खाना पका रही है। देखिए रहे हैं, रहा, रही है आया, तो ऐसा वाक्य, ऐसा टेंस जिसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हैं आदि शब्द आए, उसे तुरंत समझ जाए कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें समय भी दिया रहेगा, निश्चित या अनिश्चित समय, जैसे मान लीजिए यहाँ ये दिया रहता कि बच्चे स्कूल 3 दिनों से जा रहे हैं, तो हो जाता परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता। लेकिन अगर समय नहीं दिया है, क्योंकि जितनी कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है वही कंटीन्यूअस टेंस की पहचान परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। तो अंतर क्या है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निश्चित और अनिश्चित समय दिया रहता है और कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये है, नोट करिए जल्दी से। तो आइए आगे देखते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम, कैसे हम अनुवाद करते हैं, अनुवाद के नियम। अब जैसा कि मैंने बताया था कि 3 प्रकार के वाक्यों का हम अनुवाद करते हैं। अब पहला हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा बेटा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये 2 प्रकार का होता है, आप जानते हैं, जैसा कि पहला होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप, और दूसरा आपका होता है बेटा डब्ल्यू टाइप। कौन सा होता है? डब्ल्यू टाइप। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया या तो इज लिखेंगे, या तो आर लिखेंगे, या तो एम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आईएनजी। फिर क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। और जब निगेटिव बनाते हैं बेटा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज आर एम में से कोई लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट लिखने के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब फर्स्ट में क्या लगा देंगे बेटा? आईएनजी लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और जब यस नो टाइप्स रहता है तो सहायक क्रिया पहले आ जाती है, तो इज या फिर आर या फिर एम पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट में क्या लगाएंगे? आईएनजी। फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क।
और जब डब्ल्यू एच टाइप रहता है बेटा तब हम क्या करते हैं, आई डब्ल्यू पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, चाहे इज लिखेंगे, चाहे आर लिखेंगे, चाहे आई एम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, क्या लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। नोट करिए जल्दी से नोट करिए। शीतल चौहान जी आप भी नोट कीजिए जल्दी से। आइए देखते हैं अगला। ये तो था बेटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा आ जाते हैं, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपका हो गया। अब अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसे कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल। क्या कहते हैं, वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल का। इसकी अगर हम पहचान की बात करें बेटा तो इसमें हिंदी में क्या होता है, क्या होता है, इस काल के, इस काल के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुकी हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। जैसे सीता खाना पका चुकी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब देखिए चुका है, चुकी है, आया है कि नहीं आया है। तो ऐसा वाक्य, जो इस काल का वाक्य होता है, इस टेंस के जो वाक्य होते हैं, इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में या तो चुका है आएगा, या तो चुकी है आएगा, या तो चुके हैं आएगा, या तो चुका हूं, या तो चुकी हूं, या तो चुकी हैं, आदि शब्द आएंगे। अगर ऐसा आ जाता है तो आप तुरंत समझ जाए कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा इसमें क्या होता है, वाक्य की पूर्णता का प्रदर्शन होता है, पता चलता है कि तुरंत वाक्य, तुरंत कार्य की पूर्णता का प्रदर्शन होता है, पता चलता है। जैसे मान लीजिए इसमें ये पता चल जाता है कि काम तुरंत ही पूरा हुआ है। देखिए सीता खाना पका चुकी है, मतलब सीता अभी अभी क्या हो चुकी है, खाना पकाई है। अगर आ जाता पका चुकी थी तो पास्ट टेंस में होता है, इसका मतलब भूतकाल में बताया जाता है कि कोई काम बहुत पहले क्या हो चुका था, पूरा। या सीता खाना पका चुकी होगी तो फ्यूचर टेंस में तो उसे अनुमान लगाया जाएगा, संभावना व्यक्त की जाएगी, सीता खाना पका चुकी होगी। बात समझ में आ रहा ना। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ आएगा तो तुरंत समझ जाएगा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वर्तमान पूर्ण काल। अब हेडिंग डाल लीजिए अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें आपको 3 प्रकार के वाक्यों का हम अनुवाद करना सीखेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम बना दे रहे हैं इसे, पहला नोट कर लीजिए अफर्मेटिव, दूसरा बना लीजिए निगेटिव, और तीसरा बना लीजिए इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में 2 होता है, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा क्या होता है डब्ल्यू। अब
अब अनुवाद के नियम में सबसे पहले हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर या तो हैज लिखेंगे या तो है वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, फिर क्या लिखेंगे वर्ब थर्ड, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव में क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट के अनुसार, फिर क्या लगाएंगे नॉट या नेवर भी लगा सकते हैं, जैसा हो। अगर कभी नहीं आएगा तो नेवर लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे वर्ब थर्ड, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यस नो टाइप रहेगा तो हैज या हैव पहले पहले लिख देंगे, तो हैज ऑब्लिक है प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे वर्ब थर्ड, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और जब डब्ल्यू एच टाइप रहेगा तो आई डब्ल्यू, फिर क्या लिखेंगे हैज ऑब्लिक हैज, प्लस क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे वर्ब थर्ड, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नोट कीजिए जल्दी से। आइए आगे देखते हैं। ये तो था आपका प्रेजेंट टेंस, और हो गया प्रेजेंट टेंस के जितने भी थे। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, अब इसकी पहचान क्या होती है बेटा, इसमें क्या होता है कि इसमें पूरा कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान पाई जाती है, रहा है रही है सब आएगा। अब अंतर क्या रहता है कि इसमें निश्चित और अनिश्चित समय भी दिया रहता है। जैसे मान लीजिए आ जाए कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो अगर लिख दिया बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर ये दे दिया कि बच्चे 3 दिनों से स्कूल जा रहे हैं, तो समय भी दे दिया, तो वहां पर कौन सा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पहचान ही इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रही हैं आदि शब्दों के साथ निश्चित अथवा अनिश्चित समय अवश्य दिया रहता है। अवश्य दिया रहता है। नोट कर लीजिए, जैसे बच्चे 3 दिनों से स्कूल जा रहे हैं।
बच्चे 3 दिनों से स्कूल जा रहे हैं। देखिए जब दिन भी दे दिया, समय भी दे दिया, वह समय चाहे निश्चित हो सकता है और चाहे क्या हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि इसमें पूरा कंटीन्यूअस टेंस की पहचान आता है। अब अंतर क्या है कंटीन्यूअस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में? अंतर होता है कि कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निश्चित या अनिश्चित समय जरूर दिया रहता है। जैसे ही देख लीजिए, हमने यहाँ लिखा है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हैं आदि शब्दों के साथ निश्चित अथवा अनिश्चित समय अवश्य दिया रहता है। यही तो हमने लिखवाया है। तो इसका मतलब पहचान पाई जा रही है केवल कंटीन्यूअस टेंस की, लेकिन अगर उसमें समय भी जोड़ दिया गया, वह समय चाहे निश्चित हो चाहे क्या हो, अनिश्चित हो, तो तुरंत समझ जाइए कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे ही देख लीजिए, बच्चे 3 दिनों से स्कूल जा रहे हैं। देखिए अनिश्चित समय भले है, इसमें दिन निश्चित नहीं है कि किस दिन से जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब समय भी दिया है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। नोट किया? नोट करिए जल्दी से। तो आइए आगे देखते हैं। आगे आइए देखते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। अब जैसा कि हमने बताया था 3 प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं। पहले हेडिंग डालिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। दूसरा बना लीजिए निगेटिव, निगेटिव। और तीसरा बना लीजिए इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में 2 होता है, एक होता है यस नो टाइप्स, नो टाइप्स, और दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप्स। ठीक। अब अफर्मेटिव में जब बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, या तो हैज बीन या तो हैव बीन लिखेंगे। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब का, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। फिर क्या लगाएंगे, टाइम। क्या लिखेंगे, टाइम। और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। मतलब क्या होता है, सिंस जो है निश्चित समय के लिए लगता है और फार क्या लगता है, अनिश्चित समय के लिए। दूसरा देखते हैं, निगेटिव में अगर आते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या होगा, हैज नॉट बीन, हैज या हैव। उसके बाद इसी में जुड़ जाएगा नॉट बीन, क्या हो जाएगा, नॉट बीन। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। वर्ब फर्स्ट में क्या लगाएंगे बेटा, आईएनजी। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। फिर क्या लगाएंगे, टाइम, टाइम। अगर मान लीजिए यस नो टाइप्स है तो हैज या है पहले लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और बीइंग सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट में क्या लगा देंगे, आईएनजी। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। फिर क्या लगाएंगे, टाइम। अगर डब्ल्यू एच टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहले आई डब्ल्यू लिखेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड। फिर क्या लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे, बीन। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। फिर क्या लगाएंगे, टाइम। ठीक। अच्छा, यहाँ टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। नोट करिए जल्दी से। ये तो आपका हो गया, प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया। आइए आगे देखते हैं पास्ट टेंस के बारे में।
तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने उठाया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में आ या ये ई आदि शब्द आते हैं। जैसे ही देख लीजिए, वह घर गया, देखिए या आया हुआ। जैसे अब अनुवाद के नियम में हम अगर आ जाते हैं तो इसमें होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एमडी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में लगाएंगे। बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, बस आते डिड सब सहायक क्रिया के रूप में आ जाता है। अगर निगेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव दो होता है, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यू टाइप। तो जब यस नो टाइप लिखते हैं तो डिड पहले लिखेंगे क्योंकि सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और जब डब्ल्यू टाइप बनाते हैं तो आई डब्ल्यू माने इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखते हैं जो हिंदी में बीच में आया हो, उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्या लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। चलिए आइए देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को भूत अपूर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत अपूर्ण काल। अब इसकी पहचान क्या होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द आते हैं, मतलब आदि शब्द आते हैं। जैसे ही देख लीजिए, वह घर जा रहा था, देखिए रहा था आया। अगर ऐसा पा जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब अनुवाद के नियम में अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वाज या वर लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, या तो वाज लिखेंगे या तो वर इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर क्या होगा? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर निगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज या वर लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? नॉट या नेवर लगा देंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव बताएं तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यू टाइप। तो यस नो टाइप में सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है, तो पास्ट टेंस की सहायक क्रिया वाज या वर है, तो वाज या वर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। और जो डब्ल्यू टाइप होता है इसमें आई डब्ल्यू पहले लिखते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड जो हिंदी में बीच में आया हो उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है। तो आई डब्ल्यू लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नोट करिए जल्दी से। आइए देखिए, हमने एक साथ दोनों लिख दिया है जो दो बचे हुए थे पास्ट टेंस के। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बचा था और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बचा था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को भूतपूर्व काल कहते हैं। अब क्या होता है, हमने लिखा है कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी आदि आते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था चुका है, चुकी है, वैसे इसमें क्या हो जाता है? चुका था, चुकी थी हो जाता था। जैसे वह घर जा चुका था। अब अनुवाद के नियम की अगर बात करें तो तीन प्रकार के वाक्यों का अनुवाद जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैड लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव यस नो टाइप्स का अलग बनता है और डब्ल्यू टाइप का अंतर अलग होता है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट जब यस नो टाइप का बनाते हैं तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जब डब्ल्यू टाइप बनाते हैं तो आई डब्ल्यू प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो इसकी पहचान यह होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि शब्दों के साथ या तो निश्चित समय दिया रहेगा या तो अनिश्चित समय दिया रहेगा। हाँ, जैसे सीता सोमवार से स्कूल जा रही थी, देखिए रहा था, रही थी के साथ सोमवार भी दिया है, यानी निश्चित समय भी दिया है। अब अनुवाद के नियम की बात करें तो हम क्या करते हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव यस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप का अलग अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम लगा देते हैं। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम लिख देते हैं। अगर इंट्रोगेटिव यस नो टाइप की बात करें तो हैड पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। और जो डब्ल्यू टाइप रहेगा, आई डब्ल्यू पहले लिखेंगे, आई डब्ल्यू मींस जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया रहेगा उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। अब आपके केवल 4 टेंस बचे हुए हैं, वो भी फ्यूचर टेंस के बचे हैं, बाकी सब समाप्त हो गया है। आइए आगे देखिए, यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आएंगे। ये तो सिंपल बात है। जैसे वह स्कूल जाएगा, देखिए गाया। अब अनुवाद के नियम में अगर बात करें तो 3 प्रकार के जो वाक्यों का अनुवाद किया जाता है, अफर्मेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर
विल या सेल लिखेंगे, कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या सेल नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यस नो टाइम में विल या सेल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, और डब्ल्यू टाइम में आई डब्ल्यू प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। और जो हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का बनाते हैं तो इसकी पहचान ये होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। जैसे वह घर जा रहा होगा, देखिए रहा होगा आया है। अब अनुवाद के नियम में सबसे पहले अफर्मेटिव जो बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक विल भी लगाएंगे। देखिए ध्यान से सहायक क्रिया याद कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक विल है, विल भी यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे। हाँ, उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। हालांकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमें यहाँ लिख देना चाहिए था। अच्छा, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव यस नो टाइम में विल या शैल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। डब्ल्यू टाइप में आई डब्ल्यू प्लस विल ऑब्लिक शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देंगे। नोट करिए जल्दी से। आइए आगे देखिए, ये दो टेंस आपका बचा हुआ था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी आदि शब्द आते हैं। जैसे यही देखिए, वह घर जा चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वह घर जा चुका होगा। अब अनुवाद के नियम की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म अफर्मेटिव में लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप में विल या शैल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट फिर हैव फिर क्या लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। डब्ल्यू टाइप में आई डब्ल्यू प्लस विल ऑब्लिक शैल लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी के साथ निश्चित और अनिश्चित समय जरूर दिया रहता है। ठीक, जैसे सीता सोमवार से खाना पका रही होगी, देखिए रही होगी के साथ क्या दिया है, निश्चित समय दिया है, सोमवार। अब अनुवाद के नियम में अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फार यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार लगाएंगे, फिर टाइम लिखेंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फार फिर टाइम लगाएंगे। इंट्रोगेटिव यस नो टाइम में हम क्या करेंगे, विल या शैल या विल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फार फिर टाइम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। डब्ल्यू टाइप में आई डब्ल्यू प्लस विल ऑब्लिक शैल लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फार लगाएंगे यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार लगाएंगे, फिर टाइम फिर क्या लगा देंगे, हाँ क्या दिया है, विल आई डब्ल्यू प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फार फिर टाइम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये आपका एक ही क्लास में मैंने शॉर्टकट में आप लोगों का जो है ये टेंस समाप्त कर दिया। आप बढ़िया से पढ़िए और इस सूत्र इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हों चाहे इंटरमीडिएट के बच्चे हों, इन सारे बच्चों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कहाँ हमें सुधार करना है, क्या अच्छाइयाँ हैं और जो भी कमियां हैं उनको भी बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।